आज हम लोग रविवार को 11 बजे फिर आप लोग के सामने लाइव उपस्थित हैं। आज का विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है नहीं है, क्यों है, इसकी परिभाषा क्या है, कई विषय इसके साथ सम्मिलित हो जाएंगे। कि दुनिया में बुद्धिजीवी जो होते हैं वे हमेशा श्रम शोषण के लिए कोई नीतियां बनाते रहते हैं। ये सिद्धांत है। पुराने जमाने में क्या था, पश्चिम के देशों में पूंजीवाद और कृत्रिम ऊर्जा को आधार बनाया गया श्रम शोषण के लिए, और भारत में श्रम शोषण के लिए आधार बनाया गया जातीय आरक्षण को। स्वतंत्रता के पहले भारत में जातीय आरक्षण था। मतलब क्या था जातीय आरक्षण का मतलब? ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, पूजा ही कराएगा, चाहे मूर्ख हो, एक अक्षर न जानता हो। राजा का लड़का राजा ही बनेगा। यही तो आरक्षण है। जन्म के आधार पर जब उसको रिजर्वेशन मिल जाता है, जन्म के आधार पर, यह आरक्षण है। तो पुराने जमाने में श्रम शोषण के लिए जन्म के आधार पर जातियां बना दी गई, वर्ण बना दिए गए। ये हुआ भारत में। और पश्चिम में पूंजीवाद, कृत्रिम ऊर्जा का आविष्कार श्रम शोषण के लिए किया गया। ये हमेशा होता रहता है। अब आपको एक बात ये बताए कि बुद्धिजीवी कभी भी प्रत्यक्ष आकर के आक्रमण नहीं करता है, वो पॉलिसी बनाता है। तो ये करते क्या है? परिभाषा बदल देते हैं। अब जब परिभाषा बदल दी गई तो रिजल्ट तो गड़बड़ होगा ही। 2 और 2 4। अगर 2 और 2 4 हम पढ़ते आए हैं और ये परिभाषा गलत हो तो सारा रिजल्ट बदल जाएगा। सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है कि चपटी है, अगर हम पढ़ते रह गए पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, तो सारा अर्थ बदल जाएगा। तो परिभाषाएं बदल दी जाती हैं। अगर वर्तमान में परीक्षण किया जाए परिभाषाओं का तो बहुत परिभाषाएं बदली हुई है, जिनको हम लोग समझते हैं कि सत्य है। हम लोग उनको सही पढ़ते भी हैं, पढ़ाया भी जाता है। अब जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या है, इसकी परिभाषा बदल दी गई और वही हम लोग पढ़ते रहते हैं। अपराध क्या है, तो अपराध की परिभाषा बदल दी गई। समाज शब्द की परिभाषा बदल दी गई। समाजवाद शब्द की परिभाषा अलग है एकदम, लेकिन जो पढ़ाया जाता है, जो सुना जाता है, ये परिभाषा पूरी तरह गलत है। उसी तरह से बेरोजगारी की भी परिभाषा बदल दी गई है। अब धर्म शब्द, आज धर्म का झगड़ा सारी दुनिया में क्यों फैला हुआ है? क्योंकि धर्म की परिभाषा बदल दी गई। चालाक लोग परिभाषा बदल देते हैं और समाज के लोग उस बदली हुई परिभाषा को सही मान करके उसी के अनुसार फॉलो करते हैं। इसलिए सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो जिस तरह समाजवाद की परिभाषा बदली गई और सारी परिभाषाएं बदली गई, उसी तरह बेरोजगारी की भी परिभाषा बदल दी गई। और बदल दी गई तो हमको बेरोजगारी दिख रही है। अगर परिभाषा नहीं बदली जाती तो इतनी बेरोजगारी आपको नहीं पहले दिखती। क्यों बेरोजगारी की परिभाषा बदली गई? क्योंकि बुद्धिजीवियों ने श्रम शोषण के लिए बेरोजगारी की परिभाषा बदल दी। श्रम शोषण के भारत में वर्तमान समय में 4 सिद्धांत हैं श्रम शोषण के। पहला है कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य नहीं बढ़ने देना, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा है कि श्रम मूल्य वृद्धि की सरकार द्वारा घोषणा करना,
लगेगा कि एकदम मैं क्या बोल रहा हूं, पठान बोल रहा हूं, कुछ भी पागल करके प्रश्न करिए। श्रम मूल्य वृद्धि की घोषणा जब सरकार करती है तो श्रम शोषण होता है, श्रम का मूल्य घटता है मार्केट में हमेशा। इसी तरह जातीय आरक्षण, ये जातीय आरक्षण भी श्रम शोषण का सिद्धांत है। श्रम शोषण करने के लिए जातीय आरक्षण का उपयोग किया जाता है। आपको ये बता दें कि श्रम शोषण के और भी कई तरीके लोग अख्तियार करते हैं। एक शब्द आप सुने होंगे, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी श्रम शोषण का सिद्धांत है। तो भारत में चारों पर पूरा समाज और पूरी राजनीति, राज्य चारों पर काम कर रहा है। ये परिभाषा बदलने में सबसे तेज कौन है? आपको एक बात बता दें कि दुनिया में सबसे चालाक कम्युनिस्ट माने जाते हैं, साम्यवादी, सारी दुनिया। श्रम के साथ उसमें बुद्धि को भी शामिल कर दिया गया उस परिभाषा में। ये दूसरी बात मैंने आपको बताया। एक बंद हो गया क्या? हो गया। एक तीसरी बात और है कि इन्होंने बेरोजगारी को मौलिक अधिकार बना दिया। न ये मौलिक अधिकार की परिभाषा जानते हैं, इनको पता ही नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, और बेरोजगारी मौलिक अधिकार कैसे हो जाएगा। अब बताइए कि बेरोजगारी को इन्होंने मौलिक अधिकार बना दिया। ये सारा सब षड्यंत्र है पूरा। शिक्षा को मौलिक अधिकार, जानते ही नहीं है कि मौलिक अधिकार क्या होता है, तो शिक्षा को, रोजगार को मौलिक अधिकार इन लोगों ने घोषित कर दिया। ये सारा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा षड्यंत्र है। बेरोजगारी दूर करना राज्य का दायित्व नहीं होता है कभी भी। ये दायित्व मान लेते हैं उसको, क्योंकि दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य का अंतर भी नहीं जानते हैं। परिभाषा ही बदल दी इन्होंने दायित्व और स्वैच्छिक कर्तव्य की। स्वैच्छिक कर्तव्य वो होता है जो हम अगर खाली है तो वो भी कर सकते हैं, खाली है तो, और अपना काम जरूरी है तो। दायित्व है तो दायित्व पूरा करेंगे। दायित्व के अलावा स्वैच्छिक कर्तव्य होता है। सुरक्षा और न्याय राज्य का दायित्व होता है। बेरोजगारी दूर करना राज्य का दायित्व नहीं होता है, वो स्वैच्छिक कर्तव्य होता है। तो इन लोगों ने क्या कर दिया उसको दायित्व। भूख मिटाना राज्य का दायित्व नहीं होता है, भूखे को भोजन देना। इन लोगों ने कर दिया दायित्व। अभी ये लेबर भाग करके जा रहे हैं, इनको रोकना राज्य का दायित्व नहीं होता है। ये तो राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य, थोड़ा बड़ा मदद कर दिए, कर दिए। ये सारा घपला है बेरोजगारी के साथ। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बेरोजगारी की परिभाषा पूरी तरह बदल दी गई। देखिए, शिक्षा कभी रोजगार का सृजन नहीं करती है। शिक्षा रोजगार का स्वरूप बदलती है। एक आदमी मेहनत कर रहा है, अगर वो पढ़ लिख लेगा तो वो मेहनत वाला काम न करके बौद्धिक काम करने लग जाएगा। स्वरूप बदल गया केवल। शिक्षा रोजगार का सृजन नहीं कर सकती है। शिक्षा नहीं, श्रम ही रोजगार का सृजन करता है कभी भी। इसी तरह मशीनें रोजगार का सृजन नहीं करती है। फैक्ट्री जो है ये रोजगार पैदा नहीं करती है, ये रोजगार का स्वरूप बदलती है मशीनें। आमतौर पर लोग कहते हैं ना, उद्योग खुल जाएगा तो रोजगार मिल जाएगा। एकदम गलत है। उद्योग अगर खुलेगा तो रोजगार के अवसर घटेंगे। ये अलग बात है कि श्रमजीवियों का रोजगार संगठित रोजगार में चला जाएगा, क्योंकि मशीनें जो होती हैं ये रोजगार में छीना झपटी करती है। मशीनें रोजगार कभी सृजन नहीं करती है।
लेकिन पूरा समाज में समझा दिया गया है कि उद्योग खुलेंगे तो आपको रोजगार मिल जाएगा, शिक्षा से रोजगार पैदा होता है। ये सारा गड़बड़ है पूरा, क्योंकि परिभाषा बदल दी गई, उसको मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। नीयत खराब है बुद्धिजीवियों की, श्रम शोषण करना चाहते हैं श्रम को। एक बात सोचिएगा, एक आदमी 200 रुपये मान लीजिए अभी मनरेगा में है कि न्यूनतम मजदूरी श्रम का मूल्य 200 रुपया। एक आदमी को काम नहीं मिल रहा है और वो बेचारा 150 रुपया में काम कर रहा है किसी के यहाँ, और एक पढ़ा लिखा आदमी जो है उसको 1000 रुपया रोज मिलना चाहिए और उसको 600 रुपया मिल रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। हमको तो 1000 चाहिए। तो बेरोजगार में सूची में किसका नाम है? उस 1000 वाले का, पढ़े लिखे का। होना किसका चाहिए? जो आज मजबूर है बेचारा, भूखा है, 150 रुपये में काम कर रहा है, 200 रुपया उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो 150 रुपये में काम कर रहा है, तो उसका नाम बेरोजगार में नहीं है सूची में। और वो हराम का बैठ करके जो उचित रोजगार की प्रतीक्षा में, हम 1000 रुपये बिना काम नहीं करेंगे, हमारी योग्यता, क्योंकि परिभाषा गलत है ना आपकी। तो परिभाषा गलत है तो परिभाषा के अनुसार वो अपना 1000 रुपया खोज रहा है, और ये 150 रुपया वाला बेचारा जो श्रमजीवी है, ये रोजगार प्राप्त हो गया, तुम तो काम कर रहे हो। ये घपला है, ये शोषण है एक प्रकार का पूरा, क्योंकि परिभाषा बदल दी गई है। वो जो आदमी, इसलिए परिभाषा बदलने की अब आवश्यकता है, सुधारने की आवश्यकता है कि जो मजबूरी में जो किसी घोषित श्रम मूल्य से कम में जो काम करने के लिए मजबूर है, उसको हम बेरोजगार माने, उसकी मदद करें। और जो उतने में काम करने को तैयार नहीं है, वह उचित रोजगार की प्रतीक्षा में है, बेरोजगार नहीं है, उसको उचित रोजगार चाहिए, उसको योग्यतानुसार वेतन चाहिए, योग्यतानुसार वेतन मार्केट में ले। वो कोई हमारा कोई मैंने थोड़े वो ऐसा रिश्तेदार हो गया कि हमको देना ही पड़ेगा, हम बाध्य नहीं है उसको देने के लिए सबको, लेकिन सिर पर सवार हो जाएंगे, क्योंकि परिभाषा बदल दी गई है बेरोजगारी की। आवश्यकता है इस बात की कि बेरोजगारी की परिभाषा को सुधारा जाए। आज बेरोजगार भारत में पुराने जमाने में कोई होता ही नहीं था। कौन था बेरोजगार? जो अपन्न है बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, एकदम अपन्न है, मरणासन है, भीख मांगने की उसको छूट थी, और भीख मिलती भी थी, और उसको उतनी भीख मिल जाती थी जितनी उसको जरूरत है। जैसे हम लोग देखते हैं, माने जो थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं, तो जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं वो भी बेरोजगार नहीं है, उनको भी भरण पोषण की समाज में व्यवस्था है। पुराने जमाने में तो कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। और आज भी जो बेरोजगारी के आंकड़े आप सुन रहे हैं, इतना बेरोजगार, ये सब विदेशी परिभाषाओं के कारण, विदेशों के निकल। आज तक हमको कोई समझा दे, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग समझा दीजिए ना भाई हमको कि बेरोजगारी की डिफिनेशन वास्तव में क्या है, किसको बेरोजगार माना जाएगा। अभी वर्तमान समय में दुनिया की परिभाषा क्या है बेरोजगारी की? तो अमेरिका में कुछ अलग परिभाषा है, तो कहीं किसी की अलग परिभाषा है। भारत में भी क्या परिभाषा है पता ही नहीं है कुछ भी। बेरोजगार हम तो सुनते रहते हैं कि बेरोजगारी कभी सुनते हैं, इतनी बढ़ गई, कभी सुनते हैं इतनी घट गई, न बढ़ी हुई पता चलता है न घटी हुई पता चलता है, क्योंकि परिभाषा गलत है, नियत खराब है। और जब सब कुछ खराब है तो फिर क्या हम लोग विश्वास करें? इसलिए ये बेरोजगारी के नाम पर आज समाज में जो भ्रम फैलाया गया है,
इस भ्रम को मूल रूप से समझने की, जड़ से समझने की जरूरत है। अगर परिभाषा ही नहीं गलत है तो फिर सारा आपका ऊपर का सब गलत हो जाएगा। बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, बेरोजगारी कभी दूर हो ही नहीं सकती है। जब है ही नहीं तो दूर क्या होगी वो, जब रहेगी तब ना। और अगर हम मान लें कि है, मान लें एक सीमा पर कि भाई एक कोई जो न्यूनतम श्रम मूल्य घोषित किया गया है उसके नीचे वाले को बेरोजगार मानेंगे, तो पहली बात तो यह है, इसको हम बेरोजगार मानेंगे तो हमारा दायित्व तो नहीं है उसका पेट भरना, कर्तव्य है कि हम इसके नीचे वाले को हम मानेंगे। एक बात सोचिए, अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो समस्या तो पैदा करेंगे, वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, लूटपाट करेंगे, भूखे रहेंगे तो क्या करेंगे वो। पुराने जमाने में तो था कि भाई व्यवस्था की पेट भर जाएगा, अब तो वो नहीं है। तो बेरोजगारी की कोई रेखा बना करके और उसको दूर करने का प्रयास करना गलत नहीं है। वर्तमान सामाजिक वातावरण में परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि अगर गाय का अनाज, गाय का खाना, गाय के लिए आटा पीस रहे और कुत्ता खाएगा, कुत्ता मोटाएगा और काटेगा, गाय तो बेचारी भूखे मर जाएगी। तो हमको श्रम जीवियों के लिए, भूखों के लिए रोजगार की चिंता करनी है कि भरे पेट वालों के लिए करनी है, बुद्धिजीवियों के लिए रोजगार की चिंता करनी है। गाय का अनाज अगर कुत्ता खाएगा तो कुत्ते को मार के भगाना पड़ेगा। ये शिक्षित बेरोजगारी जो कहने वाले हैं, लोग कलंक है हम लोग के लिए, शोषक है समाज के, कि शिक्षित बेरोजगारी, मार के भगाइए इन लोगों को एकदम। शिक्षित बेरोजगार हराम का खाने के लिए आ गए हो बेरोजगार। बेरोजगार वो है जिसके पास बेचारा श्रमजीवी है, खाने के लिए नहीं है, माने बेचारा मजबूर है, वो है बेरोजगार। तुम कहां के बेरोजगार हो गए? लेकिन मार के कौन भगाएगा? क्योंकि मार के भगाने वाला खुद ही उसकी नीयत खराब है। जो आदमी सस्ते में श्रम खरीदना चाहता है, तो जो श्रम खरीदना चाहता है वो कैसे चाहेगा कि श्रम के साथ रोजगार जुड़ जाए, क्योंकि उसको तो श्रम खरीदना है। अब जो बेचारा श्रम बेचने वाला है वो तो समझता है कि भाई मुनि जी बड़ा विद्वान है, कह रहे होंगे तो सच्चे कह रहे होंगे, बस उसको हमारे ऊपर श्रद्धा है, क्योंकि हम बड़ा भारी विद्वान बन गए हैं, धर्मगुरु हो गए हैं, नेता हो गए हैं, सबकी चिंता करने वाले हो गए हैं। उसको हमारे ऊपर श्रद्धा है, वो आंख बंद करके हमारे ऊपर विश्वास करता है और हम हमेशा उसको धोखा देते हैं। इसलिए मैं आपको यह संदेश देना चाहता हूं कि ये पाप है। बेरोजगारी दूर करने का प्रयास जो कर रहे हैं ये शोषण है, पाप है, अन्याय है लोगों के साथ। श्रम के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं ये एक तरह का पाप कर रहे हैं। ये जो सरकार कर रही है गलत कर रही है। आंख बंद करके नकल किए जा रहे हैं पश्चिम की। पश्चिम ने जो परिभाषा कर दी, मान लिए सब परिभाषाएं। इसलिए अब इन विषयों पर विचार मंथन करने की आवश्यकता है समाज में कि बेरोजगारी की परिभाषा अब बदलनी चाहिए। श्रम शोषण अन्याय है, यह बात समझनी चाहिए, यह बात समाज में जानी चाहिए। और इसलिए आज हम लोगों ने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण माना और आपके सामने प्रस्तुत किया। यह बेरोजगारी की चर्चा बहस में आवे समाज के बीच में। सब लोग जो समाज में हैं इनमें 90% लोगों की नीयत खराब नहीं है। जो बुद्धिजीवी है उनकी भी, जो नेता है उनकी भी नीयत इन लोगों की खराब नहीं है। किताब पढ़नी है पश्चिम की 2-4 ठो, उसमें बेरोजगारी की परिभाषा लिखी हुई है, वो परिभाषा आंख बंद करके मान ली है। नीयत खराब नहीं है, उसी को मान लिया, उसी के आधार पर चल रहे हैं, क्योंकि कोई और बताने वाला तो मिलता नहीं है। इसलिए समझाने की जरूरत है लोगों को कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप नेता लोग समझ रहे हैं, ये सब गड़बड़ है। और इसलिए
इस मुद्दे को आज हम लोगों ने आपके सामने रखा है। आप प्रश्न करिएगा तो और हम प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अभी जो बेरोजगारी की परिभाषा है वो क्या है? वर्तमान में बेरोजगारी की परिभाषा वैसे तो कुछ नहीं है, हाई पता ही नहीं है। लेकिन जो लोग मानते हैं कि योग्यता अनुसार काम और आवश्यकता अनुसार वेतन, इसको एक परिभाषा मानी जाती है। दूसरी परिभाषा मानी जाती है कि योग्यता अनुसार काम और योग्यता अनुसार वेतन। ये परिभाषा ज्यादा दुनिया में प्रचलित है, योग्यता अनुसार काम, योग्यता अनुसार वेतन। तो फिर इसमें बेरोजगारी क्या है? तो योग्यता अनुसार काम, योग्यता अनुसार वेतन जो है ये तो कंपटीशन मार्केट है। आप जाइए कंपटीशन में, तो कंपटीशन में आप नहीं जाइएगा तो आप हमारे सिर पर बैठे रहिएगा बेरोजगार बन करके। एक कल्पना करो कि अगर सब लोग पहले प्रधानमंत्री के लायक योग्य हो जाए, 1000 आदमी प्रधानमंत्री के योग्य हो जाए, तो एक को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो 999 को हराम का बैठा के खाना देंगे उसको। बेरोजगार प्रधानमंत्री, बेरोजगार प्रधानमंत्री, विचित्र तर्क है बेरोजगार प्रधानमंत्री। अरे बेरोजगार प्रधानमंत्री जाकर मजदूरी कर, तुम हराम का खाने के लिए क्यों देंगे? तो अगर शिक्षा का स्तर खूब बढ़ जाए तो हम सबको फ्री में देंगे। ये बैठा हुआ इंजीनियर बढ़ गए, इंजीनियर काय को इंजीनियर बने। एक बात समझ लीजिए कि शिक्षा जो है ये रोजगार का माध्यम कभी नहीं बनना चाहिए। शिक्षा योग्यता का माध्यम है। आपकी योग्यता बढ़नी चाहिए, तो शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ दिया गया। सारा घपला है। और प्रश्न बताइए। तो जो श्रम का मूल्य एक निर्धारित होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए? वो श्रम का जो मूल्य निर्धारित होता है उसका कोई बेसिस नहीं है, बनाया भी नहीं जा सकता है। वो स्थिति ये होती है कि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कि हमारे पास, मान लो कि मेरे पास 1 किलो अनाज है, 1 किलो अनाज है, तो हम ये देखेंगे कि हमको किन लोगों को किस मात्रा में देना चाहिए। मात्रा हम तय करेंगे। अच्छा भाई ठीक है, 1 किलो अनाज है, 10 आदमी है अपने पास हमारे सामने। एक तो तरीका है कि 100-100 ग्राम सबको दे दो। दूसरा तरीका है कि नहीं भाई, जो भूखा होगा उसको 300 ग्राम दे दिया जाए। उसका भूख तो मिटेगी 600 ग्राम में, लेकिन भूखे को 300 ग्राम दे दो। और जिसका आधा पेट है उसको 100 ग्राम दे दो, और जो भरा पेट है उसको मत दो। ये एक तरीका होगा। तो हमारे पास अगर अनाज जितना है उसके मुताबिक में हम तय करेंगे कि श्रम का मूल्य क्या होना चाहिए। श्रम का मूल्य किसी सिद्धांत के आधार पर तय नहीं हो सकता है। तो वो जो हम लोग कैलोरीज के बेसिस पे पढ़ते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं पश्चिम का। अच्छा, कि कैलोरीज के बेसिस, अगर कैलोरीज के बेसिस पर श्रम का मूल्य है तो फिर शिक्षित बेरोजगार कहां से हो गया? आप तय कर दीजिए कैलोरी बेसिस पर। तो कैलोरी बेसिस पर वर्तमान में क्या है पता है? वर्तमान में कैलोरी बेसिस पर शहर में 32 रुपया और गांव में 28 रुपया। यही तो है मूल्य अभी। और एक बात और बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं वर्तमान में जो ये 32 रुपए से भी कम में गुजारा कर रहे हैं। आप दूर कर रहे हैं शिक्षित बेरोजगारी, इंजीनियर को रोजगार दे दो, फलाने को रोजगार दे दो, रिकाने को रोजगार दे दो, 32 रुपए से कम में गुजारा करने वाले को मत दो। भारत सरकार ने नरेगा चालू किया है। नरेगा का अभी कितना है रेट? 202 रुपया किया है। अभी तक 180 रुपया था। नरेगा चालू किया। नरेगा 180 रुपया में भी सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। 100 दिन का होगा, सुना होगा, 100 दिन देंगे। इसका मतलब कि 100 दिन से ज्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो रह जाए,
लेकिन इन हरामखोर लोगों को, इन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दो। किनको? एकदम अन्याय है। हम नरेगा वाले को रोजगार न दे, 180 रुपया वाले को, 200 रुपये वाले को रोजगार न दे, और इनको रोजगार दे। ये सीधा सीधा घपला है। ये समझने की जरूरत है ये सब बातें। और प्रश्न? अब अगर जो आप बता रहे हैं कि 15 करोड़ ऐसे लोग हैं, हाँ, तो इनका पेट भरना किसका दायित्व है? क्योंकि बेरोजगारी मिटाना दायित्व तो समाज का होता है, समाज का है, समाज का दायित्व। लेकिन राज्य का स्वैच्छिक कर्तव्य है, राज्य को करना चाहिए, राज्य का भी कर्तव्य है। क्योंकि अगर उनको खाना ही नहीं देंगे, मर जाएंगे बेचारे, क्योंकि समाज कर नहीं पा रहा है। समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, कभी इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, राज्य ही समाज बन गया है वर्तमान समय में। तो समाज को, चूंकि समाज नहीं है तो राज्य समाज की जगह पर करे कुछ उन लोगों को जो भूखे लोग हैं। ठीक है, हम उसके विरुद्ध नहीं है कि 202 रुपया से कम वाले जो हैं, ये 202 रुपये का रेट कैसे बना है ये बता देते हैं तुम लोगों को। इसकी परिभाषा ये है कि प्रति व्यक्ति कैलोरी के हिसाब से जो न्यूनतम है, वर्तमान में है 32 रुपया। जो 32 रुपया है, ये 32 रुपये के हिसाब से 5 लोगों का परिवार माना जाता है कि 5 लोगों का परिवार होता है औसत, और उसमें एक आदमी कमाने वाला होता है, 4 खाने वाले होते हैं। इस हिसाब से 32 को बढ़ा करके इन लोगों ने 160 किया था 5 आदमी के परिवार को। अब मानते हैं कि अब ये 10 साल पहले 32 रुपया था, अभी तक सुधारा नहीं गया, लेकिन अब मानते हैं कि 32 के जगह 35-37 हो गया होगा। तो इन्होंने 202 रुपया कर दिया कि भाई 40 रुपया हो गया होगा, घोषित नहीं हुआ है। ये 5 लोगों के परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएं, जीवन के लिए जितनी आवश्यकताएं हैं उसको 5 गुना करके, और ये नरेगा का रेट निर्धारित होता है। ये भी तुम लोगों को नहीं पता होगा। तो जो ये नरेगा का रेट है वो एक परिवार के लिए है, एक परिवार के लिए है। ये माना जाता है सीधा एकदम कि 5 लोगों का परिवार है, 4 लोग आश्रित हैं। 4 आश्रित कैसे माने जाते हैं उसमें? क्योंकि वृद्ध है, बच्चे हैं, ये सब तो आश्रित माने जाएंगे ना, वृद्ध बच्चे सब, ऐसा माना जाता है। महिला है, महिला को आश्रित माना जाता है। एक प्रकार से पहले काम करे, रोजगार माने उसमें सरकारी उसमें रिकॉर्ड में मानते हैं महिला को भी, ये काम देंगे। लेकिन जो थ्योरी बनी है ये 202 की, वो यही है कि 5 लोगों के परिवार का एक औसत निकाला गया है। श्रम मूल्य वृद्धि गलत कैसे है? श्रम मूल्य वृद्धि गलत कैसे है? ये सीधी सी बात है कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, और मांग घटती है तो मूल्य घटता है। समझ लेना, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, और मांग घटेगी तो मूल्य घटेगा। ये सीधा सिद्धांत है एकदम से। तो जब हम मूल्य बढ़ाते हैं श्रम का, तो श्रम का मूल्य बढ़ाते हैं, और अगर उस बढ़े हुए मूल्य पर हम रोजगार गारंटी देंगे तब मांग बढ़ेगी, तब उसका मूल्य बढ़ेगा, क्योंकि हम उसको रोजगार दे रहे हैं। लेकिन अगर हम मूल्य बढ़ा दिए और गारंटी नहीं दिए, काम नहीं दिए, तो श्रम जो है वो मशीनों की तरफ चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम श्रम का मूल्य बढ़ा दिए और मशीनों का तो नहीं बढ़ा है, डीजल पेट्रोल का तो नहीं बढ़ा है, तो श्रम जो है वो मशीनों की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा?
मार्केट में श्रम का मूल्य 150 रुपया और सरकार का 300 रुपया। ये षड्यंत्र है, एकदम से प्लानिंग करके ये होता है, कोई स्वाभाविक नहीं है कि अपने आप हो गया। इसलिए धूर्त लोग और खास करके हम आप लोगों को बता दिए कि साम्यवादी माने एकदम अति चालाक। साम्यवादी हमेशा मांग करेंगे कि डीजल पेट्रोल का दाम मत बढ़ाओ और श्रम का मूल्य बढ़ा दो, ये हमेशा मांग करेंगे। कम्युनिस्ट मतलब अगर है तो दूर से छाया पर भी नहीं पड़नी चाहिए आदमी को, क्योंकि अगर छाया भी पड़ेगा तो नुकसान ही पहुंचाएगा एकदम से समाज को। इतने चालाक होते हैं, हमेशा ये मांग करेंगे कि डीजल पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए और श्रम का मूल्य बढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रम शोषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार थे। पुराने जमाने में तो स्वतंत्रता के बाद तो ये सारा घपला तो किए नेहरू और अंबेडकर, इन दोनों की योजना इसमें थी। ये इन लोगों ने क्यों किया, नेहरू अंबेडकर ने भी, इनकी नीयत खराब थी कि नहीं थी वो एक अलग विषय है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये दोनों तो पश्चिम की किताब पढ़े हुए थे और बुद्धिजीवी थे, तो श्रम खरीदने वाले लोग थे ये लोग दोनों। तो कुछ पश्चिम की किताबें पढ़े हुए थे और बुद्धिजीवी थे, श्रम खरीदने वाले थे, तो सब मिल गया इकट्ठा। इसलिए इन लोगों ने ऐसी नीतियां बना दी। ये दोनों मिलकर के घपला ज्यादा किए हैं उस समय। और कोई प्रश्न किसी का हो? उद्योग खुलने से रोजगार नहीं बढ़ेगा? उद्योग जब खुलता है, कोई भी उद्योग, तो उद्योगों में मशीनीकरण होगा। मशीनीकरण जब होगा तो आसपास का जितने लघु उद्योग है वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जहां पर खुलेगा वहां पर आसपास का जो इलाका है एक वृष्टि छाया का क्षेत्र कहा जाता है। तो जहां उद्योग खुलेगा उसके निकट के लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा बढ़ेगा। और उसके बाद एक ऐसा एरिया आएगा जहां का सारा रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1000 आदमी जो चीज बना रहे थे वो चीज तो यहां पर 100 लोग बना दिए मशीन में। ये 900 लोग कहां गए? और 900 लोग नरेगा में लगेंगे, बेचारे क्या करेंगे वो? ये छीना झपटी है रोजगार की मशीनों से। अब इसका समाधान क्या है? इसका सीधा समाधान है कि आवागमन महंगा हो जाए, डीजल पेट्रोल बिजली का रेट बढ़ जाए, 2 बात हो गई। लघु उद्योग भी जिंदा हो जाएंगे, बड़े उद्योग भी चलते रहेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? बड़े उद्योग अपना काम करते रहे, दोनों कंपटीशन करें। श्रम को दबा करके श्रम का शोषण करने के लिए बड़े उद्योग ना बढ़ाए जाए, बल्कि बड़े उद्योग और श्रम ये दोनों कंपटीशन करें। देश का उत्पादन बढ़ेगा ना। लघु उद्योग भी जब काम करेंगे, बड़े उद्योग तो करेंगे ही। हम तो कह नहीं रहे कि आप बिजली बंद कर दीजिए, मशीन बंद कर दीजिए, खूब फैक्ट्री लगाइए, लेकिन लघु उद्योग को समाप्त मत होने दीजिए। आप आवागमन को इतना सस्ता मत कीजिए जितना किया जा रहा है। ये मेरा कहना है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, उनके तर्क क्या होते हैं? उनका कोई तर्क नहीं, उनकी नीयत खराब है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम ऊर्जा अगर महंगी हो जाएगी तो श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा। अब वो कहेंगे क्या किया, तो हमको जाना है कहीं पर भी अभी, तो अब हम पैदल जाएंगे। अरे भाई, आपको लिफ्ट से चढ़ना है, एक आदमी लिफ्ट से चढ़ रहा है, एक आदमी पैदल चल रहा है,
तो लिफ्ट वाला तो 1 मिनट में पहुंच गया ऊपर, और पैदल वाला को 15 मिनट लग गया। जो 1 मिनट में चढ़ गया ऊपर वो पैसा दे। ये कौन सा तरीका है कि नहीं हम तो सस्ता में चढ़ेंगे। तो इसलिए हर बुद्धिजीवी चाहता है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य न बढ़े, क्योंकि मूल्य अगर कृत्रिम ऊर्जा का बढ़ गया तो श्रम का मूल्य बढ़ जाएगा और उसको श्रम खरीदना है। यही कारण है ना कि भाई है सारे सब जगह हर बुद्धिजीवी चाहता है कि कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य न बढ़े एकदम। अब जरा सोचो कैसे प्रचार होता है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो शहर में रिक्शा वाला बेचारा कहता है कि बाबू पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई आ गई, अब तो तबाह हो गए। अरे भाई पेट्रोल महंगा हो गया तो तेरे रिक्शे को तो लाभ हो जाएगा, लेकिन वो अपने रिक्शे की चिंता नहीं करता है। अरे तो तू काहे चिंतित है? सबको कहते हैं कि डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो सब चीज महंगा हो जाएगा। बस रिक्शे वाला भी उससे दुखी हो जाता है। ये सारा प्रचार है। और कोई प्रश्न बताइए, कोई है? हाँ, जो रिजर्वेशन है उससे श्रम शोषण कैसे होगा? वो तो बढ़ाएगा ना। किसका प्रश्न है ये? मेरा ही है। तेरा है। हाँ, तो जो आरक्षण है, ये आरक्षण देखिए, आरक्षण किनको मिल रहा है? श्रमजीवियों को कि बुद्धिजीवियों को? आरक्षण मिल रहा है सांसदों को, नेताओं को आरक्षण मिल रहा है शिक्षा में, मजदूर को कहां मिल रहा है? तो ये श्रम शोषण। एक बात और बताइए कि सब लोग जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है कि आदिवासी और हरिजन जिनको आरक्षण दिया गया है, इनमें 90% श्रमजीवी है। 90%, 2-4% बुद्धिजीवी है। तो आपने आरक्षण किसको दिया? 90% को नहीं दिया। आपने दिया 2%, 4% जो बौद्धिक योग्यता रखते हैं। नहीं, जो श्रमजीवी हैं, हाँ, उनके जो बच्चे होंगे, हाँ, उनको आरक्षण दिया जाता है ताकि वो सस्ते में पढ़ ले। तो उनको आरक्षण दे दिए हम, क्योंकि अगर उनमें बौद्धिक योग्यता होगी तब। अगर मजदूर के बच्चे हैं और उसके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है तो मजदूरी करेगा, तो उसको क्या मिला? अच्छा। नियत खराब थी इन लोगों की। ये नेहरू और अंबेडकर, ये लोग जो दोनों हैं ना इस प्रकार के लोग, इन लोगों को अगर मदद करनी थी तो श्रम की करनी चाहिए थी। श्रम मूल्य नहीं बढ़ने देंगे, श्रम की मांग नहीं बढ़ने देंगे। बुद्धिजीवियों का इन लोगों ने क्या घपला क्या किया है आरक्षण वालों ने, वो खाली इसमें मेन था, मैंने भूमिका है भीमराव अंबेडकर की, और वो घपला क्या है उसमें यह है कि 1947 के पहले सिर्फ सवर्ण लोग आरक्षण का लाभ उठाते थे, अवर्ण बुद्धिजीवियों को नहीं मिलता था। सारा सवर्ण बुद्धिजीवी लाभ उठाते थे उस समय। भीमराव अंबेडकर ने 1947 के बाद सवर्ण बुद्धिजीवी और अवर्ण बुद्धिजीवी इनका समझौता करा दिया कि लूट के माल में अकेला क्यों खाएगा सवर्ण, कि लूट का माल है तो अवर्ण बुद्धिजीवी भी हिस्सा लेगा। तो श्रम शोषण का लाभ जो मिलने वाला है बुद्धिजीवियों को, ये दोनों बांट के खाओ, तो इन्होंने समझौता करा दिया। ये सब बुरी नीयत के लोग हैं एकदम। ये बुद्धिजीवी हमेशा श्रम शोषण के लिए कोई न कोई प्लान बनाता रहता है, और उस प्लान बनाने वाले में इन सब की भूमिका है। ये अंबेडकर को आप साधारण आदमी मत समझिएगा, बड़ा भारी बुद्धिजीवी, बहुत चालाक, बहुत ऐसा मारे सबको घुमा फिरा करके कि बुद्धिजीवी खुश हो गए।
आज आप लोग को एक बात बता दें कि आज पूरे भारत में हर बुद्धिजीवी अंबेडकर को बहुत पूजा करता है, बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि अंबेडकर नहीं होते तो श्रम शोषण का ये अवसर नहीं मिलता है लोगों को, बुद्धिजीवियों को। सब बुद्धिजीवी, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं अभी वर्तमान में, चाहे विपक्ष के नेता है, चाहे और जितने बुद्धिजीवी होंगे, सब अंबेडकर को जरूर अच्छा मानेंगे, क्योंकि अंबेडकर ने एक मार्ग बता दिया इन लोगों को। ये तो बड़ा भारी मेरे घपला है। तो और कोई प्रश्न बचा है कि समाप्त करना है? जो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन में राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, राइट टू एम्प्लॉयमेंट फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकता है। एक तो पहली बात यह है कि फंडामेंटल राइट की परिभाषा अब जानते भी थे लोग, ये अंबेडकर जो है ना, इनको फंडामेंटल राइट की परिभाषा नहीं मालूम थी। संविधान बनाते समय इन लोगों ने क्या किया था, तुम लोगों को बता देते हैं। विदेशों की 2-4 जगह की किताब ले आए और किताब को खोल करके रख लिए और रख करके उसमें से आधा इसमें से एक संविधान बना दिए और ला करके हम लोगों के सिर के ऊपर थोप दिए विदेशों का। ये तो इन लोगों ने किया है, संविधान बनाने वालों ने। ये सारा जो घपला है, अब ये फंडामेंटल राइट की परिभाषा ही नहीं जानते थे। फंडामेंटल राइट जो होता है वो संविधान प्रदत्त नहीं होता है, वो प्रकृति प्रदत्त होता है व्यक्ति का। तो ये फंडामेंटल राइट की डिफिनेशन भी बदल दिए, सब बदल दिए, इसीलिए सारा गड़बड़ हुआ है। हमारा रोजगार प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा रोजगार प्राप्त करना, लेना नहीं, रोजगार करना हमारी स्वतंत्रता है। रोजगार, अब हम पढ़े, एक नेताजी कह रहे थे, जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएगा उसको दंडित किया जाएगा। अरे भाई, तू कौन होता है दंडित करने वाला? हम पढ़े ना पढ़े, हमारी इच्छा है, हमारी स्वतंत्रता है। हम जिंदा रहे आत्महत्या करें, तुम कौन होता है रोकने वाले? आत्महत्या को भी इन लोगों ने घुसा दिया उसी के अंदर, हम आत्महत्या नहीं करने देंगे। इस प्रकार कुछ भी जानते नहीं है कि फंडामेंटल राइट क्या है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर रविवार को 11 बजे चर्चा होती है, विषय हमेशा बदल जाया करेगा। और बचा है कुछ? तो आत्महत्या ठीक है? नहीं, आत्महत्या ठीक नहीं, आत्महत्या गलत है। लेकिन आत्महत्या करना है कि नहीं करना है, मेरी स्वतंत्रता है। आप हमको जबरदस्ती हमारी स्वतंत्रता को नहीं रोक सकते हैं। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि स्वनिर्णय हमारी। अभी सुप्रीम कोर्ट भी हर 2-4 साल में कभी आत्महत्या को लीगल कर देता है, कभी इलीगल कर देता है, कभी लीगल कर देता है, क्योंकि हौच-पौच चलता रहता है ये सब पूरा। तो अगले रविवार का हम लोग का विषय, हाँ, और प्रश्न है? हाँ, अभ्युदय द्विवेदी जी का प्रश्न है, श्रम शोषण से मुक्ति का सबसे उचित मार्ग क्या है? श्रम शोषण को रोकने का, देखिए, श्रम शोषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा, वर्तमान में सबसे अच्छा एक मार्ग है, कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि कर देंगे, भारी मूल्य वृद्धि। आवागमन महंगा हो जाएगा, ग्रामीण उद्योग पनप जाएंगे, रोजगार बढ़ जाएंगे, उत्पादन देश का बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हाथ बेकार है, काम नहीं कर रहे हैं, वो कुछ उत्पादन करने लग जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण कम हो जाएगा। विदेशों से जो मैंने खाड़ी के देश जो ब्लैकमेल कर रहे हैं हम लोगों को डीजल पेट्रोल के नाम पर, वो कम हो जाएगा। विदेशी कर्जा कम हो जाएगा, सब लाभ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आर्थिक असमानता घट जाएगी, गरीब और अमीर के बीच में खाई कम हो जाएगी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से। श्रम शोषण रुक जाएगा।
इसलिए हम डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने को सबसे अच्छा सफल मार्ग मानते हैं। तो आज हम लोग इस विषय को समाप्त करेंगे। अगले विषय पर हम आपको आधा मिनट चर्चा करना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि 2 दिन पहले ही विश्व परिवार दिवस मनाया गया है सारी दुनिया में। परिवार दिवस हम लोग को उतना पता नहीं चला, मान लीजिए विश्व परिवार दिवस हमको तो पता था। हम लोग इस विश्व परिवार दिवस पर अगला सत्र जो रखेंगे, वैसे वो दो सत्र होंगे 15 दिनों में। एक अगले रविवार को हम रखेंगे विषय। वह विषय जो रविवार को होगा वो व्यक्ति परिवार समाज, क्यों व्यवस्था ऐसी क्यों होनी चाहिए कि व्यक्ति परिवार समाज इस प्रकार व्यवस्था क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं व्यक्ति और समाज पश्चिम की व्यवस्था हो। ये विषय रखेंगे कि परिवार क्यों होना चाहिए बीच में व्यवस्था में। एक बात ये रखेंगे अगले रविवार, और उसके फिर 1 सप्ताह बाद रखेंगे कि परिवार व्यवस्था टूट क्यों रही है, इसको टूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। परंपरागत परिवार व्यवस्था ठीक है कि आधुनिक परिवार व्यवस्था ठीक है, और अगर दोनों गलत है तो फिर तीसरी व्यवस्था कौन सी हो सकती है परिवार की, जो परिवार को टूटन से भी बचा ले। ये सारा विषय आएगा। उसके बाद अगले सप्ताह को हम लेंगे व्यक्ति परिवार और समाज, और उसके फिर 1 सप्ताह के बाद हम लोग लेंगे कि परिवार का ढांचा। इस तरह से ये परिवार दिवस पर हम लोग इसको 15 दिन तक लगातार, कल से शुरू हो जाएगा। हम फेसबुक में लेख अपना डाल देंगे लिंक करके। आज से ये विषय शुरू हो जाएगा। 7 दिन इस पर चर्चा चलेगी। फिर 7 दिन के बाद उस परिवार पर चर्चा चलेगी, और इस तरह परिवार दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग परिवार के ऊपर 15 दिन चर्चा करेंगे। तो आज का विषय यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। 45 मिनट हो गया।